सर जी लेकिन इस समय देख रहे जितना प्रैक्टिस सेट इस समय कराया जा रहा है ना सर, उसका व्यूज नहीं आ रहा है अब। हम्म हम्म। अरे सर जी तो ले लिया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो फिजिक्स का आज लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिजिक्स सारा खत्म हो जाएगा, आप लोग रिवीजन पे सिर्फ ध्यान देंगे। हाँ गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो, तो चैप्टर का नेम है, पहले फिजिक्स पढ़ाएंगे भैया, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान चैप्टर 8, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है भाई। आप लोग पूरी तरह से रिवीजन पे लग जाओ, बस 15 दिन और मेहनत कर दो। बस 15 दिन मेहनत और कर दो बेटा, जैसे पूरे साल मेहनत किए हो ना, बस 15 दिन और मेहनत कर दो जम के एकदम। उसके बाद 4 मार्च के बाद हमसे मिलना सर, कैसा रहा परफॉर्मेंस, ठीक है ना। बस 15 तारीख तक भटको मत, 15 तारीख तक एकदम अच्छे से मेहनत कर दो। 16 से तुम लोग को लड़ाई पे चढ़ जाना है, ठीक है ना। तुम लोग का समझ रहे हो ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हुआ था ना, समझो उसी तरह है। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे तुम्हारी लड़ाई होने वाली, घबराओ मत, ठीक है ना। तो बस 15 दिन बेटा और मेहनत कर दो तुम लोग, पूरी तरह से एकदम तैयारी, मतलब जो कुछ भी मिले, क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ, लास्ट टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ। भौतिक विज्ञान का लास्ट चैप्टर आपका छूट गया था, ठीक है ना, तो उसको मैं पढ़ा देता हूँ, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना। बहुत छोटा टॉपिक है, 1 से 1.5 घंटे में हम इसको कवर कर लेंगे, फिर क्वेश्चन वोश्चन करा के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। चलो आते हैं। तो बात है भाई कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते किसे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो पहला हेडिंग हो जाएगा जिसका हम हेडिंग लगाएंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग, पहली हेडिंग हो जाएगी वैद्युत चुंबकीय तरंग, सर किसे कहते हैं।
अच्छा, एमपी वालों का पेपर 2 मार्च से है, ठीक है। आप और भी तैयारी करो और अच्छा परफॉर्मेंस करो, समय है आपके पास। वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते किसे हैं, ठीक है भाई। चल, कहते हैं वे तरंगे, क्या बोलेंगे भाई, वे तरंगे, बोलेंगे वे तरंगे जिनमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर, जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत तथा चुंबकीय, बोलेंगे वे तरंगे जिनमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत, क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत, क्या बोलेंगे, वे तरंगे जिनमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं, तथा समान कला में होते हैं। समान कला मतलब फेज, समान कला में होते हैं तथा इनके लंबवत इन तरंगों का संचरण होता है, तथा इनके लंबवत इन तरंगों का संचरण होता है, इनके लंबवत इन तरंगों का संचरण होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, वैद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। सिमरन बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर नहीं पढ़ा पा रहे हो तो बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। सर नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी कारण से नहीं पढ़ा रहे होंगे, अगर कुछ कमी है मेरे में तो बताओ, हम प्रयास करेंगे कि उसको सुधारा जाए, ठीक भाई। तो क्या बोलेंगे, वे तरंगे जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तथा समान कला में हो। समान कला मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, जैसे चले दोनों एक ही डायरेक्शन, अगर स्ट्रिंग में चले तो स्ट्रिंग में, गर्त में चले तो गर्त में चले, ठीक है ना। और संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है, और संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है भैया। कुछ चीजें और इसमें लिखनी है, ऐड करनी है हमें। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट में लिखेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण निर्वात में भी संभव है, निर्वात में भी संभव है। मतलब यह निर्वात में भी चल सकती है, जैसे हमने ध्वनि तरंगों की बात करी, जैसे ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है, तो ये सब क्लास 11th में था, तो ये सब को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन हम कहते थे प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सिंपली कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है सर? अच्छा गुरुजी, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो बात को समझो, तो वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, वैद्युत चुंबकीय तरंग। और वैद्युत चुंबकीय तरंग में होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय तरंग,
मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं और समान कला में होते हैं, और समान कला में होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं भैया, समान कला में होते हैं। ठीक है ना, चलो इनको देखो, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को का संचरण निर्वात में भी हो सकता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो संचरण है निर्वात में भी संभव है। ठीक है भैया, निर्वात में इन तरंगों का वेग, निर्वात में इन तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में इन तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है भाई, नहीं भैया ये 2023 का बैच है, अभी ये 2023 वाला बैच है। ठीक है बेटा करण कुमार, अभी 2023 वाला बैच है, एक टॉपिक बचा है। ठीक है ना, आओ यहां तक हो गया मेरे भाई। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड, एक्स वाई जेड, ये तीनों अक्ष हो गए। एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है भाई ध्यान दीजिए। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। ऊपर वाले को हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र, ई नाट बोल देंगे। ऊपर वाले को हमने ई नाट बोल दिया, ऊपर वाला है क्या सर, तो ऊपर वाला जो चल रहा है वैद्युत क्षेत्र है। जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया और ग्रीन कलर से मैं इसको भर रहा हूं, यह क्या है भैया, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और यह वाला क्या हो जाएगा, ई वाला जो नीचे वाला है इसको हम लोग बोलेंगे भाई मेरे, इसको हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। यह बी नाट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सबके लिए है। कोई भी क्लास नहीं बोलेगा सर क्या यह मेरे लिए है, ये कौन सी बात है भैया, ये सबके लिए है, इस सब में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट होता है। या तो ई वाला क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, यह हो जाएगा क्या, वैद्युत क्षेत्र।
मैं इसको लिख देता हूं, इधर क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र है, यह वैद्युत क्षेत्र हो गया। इधर ई है, इधर कौन है, ई है, और इधर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है भैया। इधर संचरण की दिशा, ये क्या हो जाएगी, तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा, ये क्या हो जाएगा भैया, तरंग संचरण की दिशा हो जाएगी। इस चैप्टर से मान एक क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है। और क्वेश्चन क्या आएगा मैं उसको भी करा के जाऊंगा, उससे बाहर से नहीं आएगा। मैं जो कराऊंगा उसके बाहर से नहीं आएगा, ध्यान देना मेरे बेटा। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते किसे हैं, तो कहते हैं वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत है, मतलब निर्वात में भी चल सकती हैं, और इनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं और समान कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, समान कला में होते हैं। समान कला का मतलब बेटा, अगर दोनों शुरुआत, दोनों देखो जीरो से स्टार्ट हुए, यहां पर क्या होता है, जीरो, दोनों जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो इनको बोलते हैं सेम फेज, समान कला। दोनों का स्टार्टिंग कहां से हुआ, ओरिजिन से हुआ, तो यह समान कला में है। फटाक से नोट करें, आगे चलते हैं। चलो भाई, अगला हेडिंग रहेगा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। महोदय जी क्लास कब से चल रहे, महोदय जी क्लास थोड़ी देर हुआ, 8:40 के समथिंग। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर आप लोग बकवास कम करें थोड़ा और ध्यान दें। यहाँ पर कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या बोलेंगे भाई, वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं। क्या बोल देंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है भाई। दूसरी पॉइंट क्या बोल देंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोल देंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इन तरंगों की
प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। सर गेस पेपर, सर गेस पेपर, सर गेस पेपर। अरे होगा 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 होगा, डोंट वरी, होगा, सब होगा बेटा। कल से एग्जाम है, कंप्लीट नहीं, अरे हो गया, कंप्लीट हो गया है। यह अब यूपी बोर्ड वालों के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ छोटी, जो छोटी उटी चीजें हैं, तो बिहार बोर्ड में जितना आता है बेटा हो गया। बिहार बोर्ड में जितना आता है ना सब हो गया है। अब बचा है यूपी बोर्ड का खेला, तो यूपी बोर्ड के लिए किया जा रहा है। हाँ, बिहार बोर्ड का जितना होना था हो गया है, अब यूपी बोर्ड के लिए हो रहा है। ठीक है भैया, बिहार बोर्ड वाले अपने रिवीजन पे आप लोग ध्यान दो, अब यूपी बोर्ड के लिए हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो भैया तीसरी पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, तीसरी पॉइंट लिख लेंगे। तीसरी पॉइंट लिख लेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन हर्ज ने किया था। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सत्यापन हर्ज ने किया था। किसने किया था भैया, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग को किसने खोजा था, तो हर्ज ने। किसने खोजा था, तो हर्ज ने खोजा था। सत्यापन किसने किया था, हर्ज ने किया था। ठीक है भाई, चलो फटाफट नोट करो, 1 मिनट का समय दो मुझे। ठीक है भाई, आगे चलें। चलो भाई आगे चलते हैं। अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 लिख देंगे, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। चाल इसको सी से दिखाते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किससे चलती है, प्रकाश की चाल से। वैद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे चलती हैं सर, प्रकाश की चाल से चलती हैं। कैसे चलती हैं, जैसे प्रकाश की लाइट चलती है ना, उसी तरह चाल सी बराबर, क्या बोल देंगे भैया, चाल कितना होता है, सी बराबर 1/√, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और ये सर आता कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सॉल्व करने पर कितना आता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आता है। कितना आता है भैया, इतना आता है। अगली पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूं, यह पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, v बराबर 1/√, में म्यू एप्सिलॉन। इसकी भी वैल्यू पता होगी, ठीक है ना, इनका वैल्यू पता, इसको रख देंगे
छठी पॉइंट हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हो तो मैंने बता ही दिया, फिर से मैं बता देता हूं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। सातवीं पॉइंट में हम लोग बोल देंगे सातवीं पॉइंट बोल देंगे, अगले पेज पे चलते हैं। सातवीं पॉइंट हम लोग बोल देंगे वैद्युत क्षेत्र ई कामा चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सी में संबंध, में संबंध क्या बोल देंगे, में संबंध क्या हो जाएगा भैया, टी बराबर ई बाई बी, टी बराबर ई बाई बी, दिस इज द रिलेशन। पार्ट 2 बुक में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं नागेंद्र सर को बोल रहा हूं कि फटाक से आप सभी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूर किया जाए, ठीक है भाई। मैं नागेंद्र सर को जल्द ही बोलूंगा कि पार्ट 2 का न्यूमेरिकल फट से कराएं, मैं जल्द ही उनको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मैंने आपकी बात सुन ली है। ठीक है भैया, चल अगली पॉइंट लिख लो, आठवीं पॉइंट, समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, ये सब जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं ना बेटा, ये सब पॉइंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा, देख लेना। समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए क्या होता है सर, ई बराबर, इक्वेशन है, समीकरण है इसका, ई बराबर ई नॉट, या ई क्या, ई नॉट का जो है शिखर मान साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। यह किसके लिए हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, वैद्युत क्षेत्र का समीकरण हो जाएगा। अब बी बराबर क्या हो जाएगा सर, बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यह हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बताओ भैया। समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समीकरण लिखना है तो ई का समीकरण ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो कोई समीकरण में दिक्कत है, नहीं है ना, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे बेटा, अनुप्रस्थ तरंगों के लिए क्या होता है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, ध्यान देना। मैं एक चीज और बता दूं कि अगर अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण लिखना है तो वाई बराबर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है, यह अनुप्रस्थ तरंगों के लिए समीकरण होता है। इसी के आधार पर वैद्युत चुंबकीय तरंग का भी समीकरण होगा, लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगे में दो तरंगे हैं, वैद्युत क्षेत्र का एक हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत है, नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। चलो आगे चलते हैं। और दूसरी चीज, आवृत्ति जानबा करते हो, आवृत्ति क्या होती है, लेकिन आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, मैंने पीछे पढ़ा रखा, सेम चीजें इसकी यूज कर ली जाएंगी, उसका सेम चीज हम यूज कर लेंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। चलो अब दूसरी चीज है ना कि जो एम्पियर का नियम हम पढ़े थे, एम्पियर का पढ़े थे सर, पेपर के चिंता से रात में नींद नहीं आ रही बेटा, दबा के पढ़ लो, नींद आ जाएगी। देखो अगर पढ़ोगे तो नींद आएगा, टेंशन लोगे तो नहीं आएगा, तो जितना टेंशन हो उतना पढ़ो, देखो तुरंत नींद आ जाएगी,
समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? लेकिन मोबाइल में कुछ कुछ आएगा तो नहीं थोड़ा आएगी, समझो बात को, समझ भैया। तो एक चीज हम और यहाँ पे समझते हैं भैया, तो एक एम्पियर का परिपथी नियम पढ़े होंगे आप लोग, एम्पियर का परिपथीय नियम, यह आपने पढ़ा था। तो बेटा जो एम्पियर का परिपथीय नियम था, इसमें देखा गया कि अगर कोई हम लोग प्लेट ले लें, दो प्लेटें ले लेते हैं, एक पर प्लस आवेशित है, प्लस आवेश है, एक पर माइनस आवेश है, और इसी से कुछ r दूरी पर हमने, इसी से कुछ x दूरी पर, इसी से कुछ x दूरी पर हमने एक मान लिया सर्कल है, कोई वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r, जिसकी त्रिज्या क्या है बेटा, स्मॉल r है। इसी के परिधि पर एक पॉइंट P है जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो हम देखते हैं कि इसके बाहर साइड में चुंबकीय क्षेत्र अलग मिलता है, इसके अंदर साइड में चुंबकीय क्षेत्र अलग मिलता है, दोनों साइड में चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग मिलता है। इसका क्या रीजन है? तो चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे वेरिएशन आता है, इसके इस साइड कुछ और मिलता है, इस साइड और मिलता है। आप भी पढ़े कि जब लूप के अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, दोनों साइड भिन्न भिन्न चीजें मिलती हैं। तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि जो एम्पियर का परिपथी नियम, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। वह कमी क्या रह गई है? तो उस कमी का नाम है बेटा विस्थापन धारा। उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, विस्थापन धारा। उसी में एक चीज और जोड़ा जाता है जिसका नाम है विस्थापन धारा। क्या जोड़ा जाता है बेटा? विस्थापन धारा जोड़ा जाता है। तब तो वह एम्पियर का परिपथी नियम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है सर? तो वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो एम्पियर के परिपथी नियम में छूटा हुआ भाग है वो विस्थापन धारा है, और उसी विस्थापन धारा को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? देखो इधर, तो विस्थापन धारा को हम दिखाते हैं किससे सर? आईडी से। किससे दिखाते हैं? विस्थापन धारा। किससे दिखाते हैं? विस्थापन धारा से। विस्थापन धारा को बेटा आईडी से दिखाते हैं। आईडी होता कितना है? तो कहते हैं सर आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी। इसी को हम विस्थापन धारा का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? विस्थापन धारा का नाम देते हैं। ये देख रहे हो, ये फ्लक्स के साथ, जो वैद्युत फ्लक्स के उसके साथ एप्सिलॉन नॉट में परिवर्तन होता है, मतलब उसका गुणक होता है, इसी को हम लोग विस्थापन धारा का नाम देते हैं। अगर इसी को एम्पियर के परिपथी नियम में जोड़ दिया जाए तो दोनों साइड का जो चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाता है। ठीक है भैया, ध्यान दो। सर डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन पूछा जाता है। फिलहाल में 2016 के बाद से, फिलहाल में 2016 के बाद से, 2016 के बाद से आज तक विस्थापन धारा नहीं पूछी गई है, लेकिन मैं पढ़ा देता हूं, मैं डिफिनीशन इसका बता देता हूं। ठीक है भैया? ठीक है भैया, चलो लिखते हैं कथे। देखो ये जो आई बराबर लिखे हैं, लिखो यह धारा, तो यह धारा कौन? यह विस्थापन आईडी। लिखो यह धारा समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है,
के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है, अतः इसे विस्थापन धारा कहते हैं। अतः इसे विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है ना। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? वैद्युत विस्थापन। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है? तो वैद्युत विस्थापन। क्या मतलब है इसका? विस्थापन। हाय हाय हाय, देखो यह धारा ही वह पद है, यह धारा ही वह पद है जो एम्पियर के परिपथीय नियम का छूटा हुआ भाग है। छूटा हुआ भाग है। यही वह पद है जो यही वह नियम है जो एम्पियर के परिपथीय नियम का छूटा हुआ भाग है। ठीक है भाई, चलो अगले पेज पे चलते हैं। यहां से बोल देंगे, यहां से क्या बोल देंगे भैया, हम लोग कहते हैं किसी परिपथ में आवेश प्रवाह के कारण प्रवाहित धारा को, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह के कारण, आवेश प्रवाह के कारण प्रवाहित धारा को, कारण प्रवाहित धारा को चालन धारा, चालन धारा आईसी कहते हैं। आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? किसी परिपथ में, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह के कारण प्रवाहित धारा को चालन धारा आईसी कहते हैं। चालन धारा आईसी कहते हैं तथा समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र तथा समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, क्या बोलेंगे भैया? तथा समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, पुस्तक में लिख देंगे वैद्युत विस्थापन। पुस्तक में क्या लिखेंगे? वैद्युत विस्थापन के कारण, वैद्युत विस्थापन के कारण उत्पन्न धारा, धारा को विस्थापन धारा आईडी कहते हैं। विस्थापन धारा आईडी कहते हैं। बिल्कुल विजय जानी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। है आपके लिए, आप इसे जुड़े। ठीक है भाई, ठीक है। अतः एम्पियर के परिपथी नियम में, अतः एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम आप पढ़े होंगे। तो एम्पियर के परिपथी नियम में हम लोग यहां से क्या करेंगे? संशोधन कर देंगे। बोलेंगे अतः एम्पियर का परिपथी नियम, उसके नियम में संशोधन कर देंगे। क्या होता है सर? क्लोज इंटीग्रेशन। आप लोग क्या पढ़े? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल, यही ना पढ़े? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट। आप लोग पढ़े थे आई, म्यू नॉट क्या पढ़े थे? आई पढ़े थे, यही पढ़े थे, म्यू नॉट आई पढ़े थे। लेकिन आप नहीं,
म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी हो जाएगा और आईडी का मान रख देंगे। आईडी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, देखो यहाँ पे आईडी इतना होता, इसी आईडी का मान रख देंगे। इसी आईडी का मान रख देंगे तो सर कितना हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर, क्लोज इंटीग्रेशन का क्लोज, यहाँ लूप क्यों बनाते हैं यार? ये क्लोज इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि पूरे लूप का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन, भैया हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, इतना हो जाएगा। यही मैक्सवेल एम्पियर का परिपथी नियम है। बोलेंगे इसे एम्पियर मैक्सवेल नियम कहते हैं। इसे एम्पियर मैक्सवेल नियम कहते हैं। कोई है समस्या? अमन प्रजापति जी, आप हम आपकी बातों को सुन रहे हैं। सर चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल हुआ है, हमसे आप पूछ रहे हैं? अच्छा नहीं हुआ है अभी। अच्छा चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल नहीं हुआ है और चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 2 का पीडीएफ नहीं मिला। ठीक है, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ। चैप्टर 3 न्यूमेरिकल और चैप्टर 5 लेक्चर 2 पीडीएफ प्लस गेस्ट पेपर ना। चलो मैंने नोट कर लिया, गेस्ट पेपर। ठीक है, ठीक है भैया, चलो आगे चले। हो गया भैया? गुरुजी डर लग रहा है, केमिस्ट्री में काहे डर रहा है? अभी हम हैं यार, अभी हम लेकर आते हैं कल से। देखो एक आध 2 दिन में हमें क्लास लेकर आता हूं ना, काहे डरा रहा है? हम है ना, हमारे साथ बने रहो। बेटा गेस्ट पेपर अगर हम लोग यूट्यूब पे करा देंगे तो क्या समस्या है? बता दो अनु जी, अगर गेस्ट पेपर यूट्यूब पे करा देंगे तो क्या समस्या है? गेस्ट पेपर मिलेगा, अगर गेस्ट पेपर को यूट्यूब पे करा देंगे तो आपको कोई समस्या है? चलो भैया आ जाओ, अगला हेडिंग लगाएंगे मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अगला हेडिंग हो जाएगा मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अगला हेडिंग हो जाएगा मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। 8:40 से क्लास चल रही है, 8:40 से क्लास चल रही है, नियर अबाउट 1 घंटे होने वाली है। हाँ बेटा, मैंने पंकज सर से बात किया, बोले ठीक है सर हम उसके बारे में सोचते हैं। प्रियंका जी मैंने बात कर ली है। हेडिंग है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। क्या है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत? तो मैक्सवेल ने 4 समीकरण दी हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। मैक्सवेल ने कितनी समीकरण दिए बेटा? 4 समीकरण दिया। कितने समीकरण दिया? 4 समीकरण दिया। इन्हीं 4 समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है? कहते हैं मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय लिखते हैं किसी, जब किसी वैद्युत परिपथ में, कहते हैं क्या? जब किसी वैद्युत परिपथ में, क्या बोलेंगे भैया? जब किसी वैद्युत परिपथ में, क्या बोलेंगे? जब किसी वैद्युत परिपथ में परिवर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। परिवर्ती वैद्युत धारा, परिवर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित होती है।
परिवर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। इस स्थिति में परिपथ से ऊर्जा, इस स्थिति में परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में, इस स्थिति में परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। इन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है भाई, इसी तरीके से आप लोग लगे रहो, इसी तरीके से लगे रहो। आज मैं आपका पूरा फिजिक्स खत्म कर दूंगा। फिर नगेंद्र सर फिजिक्स का रिवीजन, शुभम सर केमिस्ट्री का रिवीजन, पंकज सर दोनों का रिवीजन, ठीक है ना। और मैम बायोलॉजी, मैथ के लिए अर्जुन सर हैं, इंग्लिश के लिए सौरभ सर हैं, केमिस्ट्री के लिए एक और सर हैं जिनका नाम है सर्वेश सर, वह भी आएंगे। आपको रिवीजन कराया जाएगा, एकदम जबरदस्त रिवीजन कराया जाएगा। सभी बोर्ड के लिए बातचीत हो रही है कि किस बोर्ड पे क्या क्लियर करना है, ठीक है। सभी बोर्ड के लिए बातचीत हो रही है भैया, टेंशन ना लेना सब लोग, ठीक है भाई। चलो, तो मैक्सवेल ने क्या बोला, जब किसी परिपथ में परिवर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र उस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है और परिपथ में जो ऊर्जा प्रसारित होती है तरंगों के रूप में होती है। परिपथ में जो ऊर्जा प्रसारित होती है तरंगों के, बिल्कुल पहले वाला लिख सकते हो भैया, ये मैक्सवेल का है, यह मैक्सवेल का है और वह भी सही है, दोनों सही है। ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल है, दिस इज द अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है भैया। तो मैक्सवेल की समीकरण, मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल ने समीकरण दिया है, मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के समीकरण। तो बेटा मैक्सवेल ने चुंबकीय क्षेत्रों के लिए 4 समीकरण दिया है। पहला समीकरण, पहला समीकरण वैद्युत का गॉस नियम। मैक्सवेल का जो पहला समीकरण किसके लिए है, वैद्युत का गॉस नियम, गॉस नियम पर है। गॉस के नियम के लिए पहला दिया था समीकरण, बताया था क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यह मैक्सवेल का पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दिया था किसके लिए, चुंबकीय गॉस का नियम के लिए दिया था,
चुंबकीय गॉस का नियम, चुंबकीय गॉस का नियम, इसके लिए क्या समीकरण दिया था? तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए इज इक्वल टू, क्या दिया था? बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, और तीसरा दिया था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए दिया था फैराडे का नियम। इसके लिए फैराडे का नियम, इसमें क्या बताया था भैया? ई बराबर वैद्युत वाहक, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है, ध्यान दो भैया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे के नियम में क्या बताया? ई बराबर, ई क्या होता है सर? वैद्युत वाहक। स्मॉल ई को क्या कहते हैं? वैद्युत वाहक बल होते हैं। ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, क्या होता है? माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ये तीसरा नियम है इसका, या मैक्सवेल का नियम है बेटा। अगर आगे पढ़ना है तो ये चारों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटर के बाद तुम बीएससी में, अच्छा बीएससी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आपका वेलकम है, तहे दिल से हम लोग वेलकम करेंगे आपका। ठीक है, चौथा इक्वेशन है भैया एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। चौथा है एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। यह क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कमेंट करके बताओ यार मैंने क्या बताया था। तो भैया एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम फटाक से बताओ। चल नहीं बताओगे तुम लोग, मैं ही बता रहा। क्लोज इंटीग्रेशन बताया था बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या बताया था? म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तुम लोग नहीं बताओगे, मैं ही बता रहा। यह चार इक्वेशन है। बीएससी वालों के लिए बैच लॉन्च हो चुका है। आप सीवीईटी के पहले तैयारी तो कर लो, बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ो यार, इधर उधर से मत पढ़ो। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, है ना, ये सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से पढ़ने के लिए आप लोग तैयारी करो। उसके लिए सीवीईटी का बैच मैंने लॉन्च करवा रखा है, ठीक है ना, आप उसको ज्वाइन करो। और फिलहाल में बोर्ड की तैयारी करो, कक्षा 12 के लिए बोर्ड की तैयारी करो। पहले 90 फोड़ो, उसके बाद सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, पहले 90 फोड़ो। ठीक है भैया, चलो हो गया। मैक्सवेल के चारों इक्वेशन याद रहेंगे आपको। वैद्युत गॉस के नियम वाला क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चुंबकीय गॉस के नियम के लिए बी डॉट डी इक्वल टू 0, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम वाला था, उसको बताया ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, और एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। चार इक्वेशन दिए थे मैक्सवेल ने, सबसे समझ के, मतलब सब लोग ने अपना नियम ही दिया था, थोड़ा बहुत वेरिएशन किया, अपना इक्वेशन बता दिया। ठीक, बहुत चालाक आदमी था, दूसरे को नियम को ही अपना नियम बता दिया। ठीक है भैया, अब अगला पॉइंट हमको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है।
वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम लोग। वैद्युत चुंबकीय, बेटा राइटिंग नहीं सुधर रहा है तो टेढ़ा टाढ़ी नहीं, सीधा सीधा लिख दा। जब राइटिंग नहीं सुधर रहा है तो एकदम सीधे सीधे लिखने की कोशिश करो, घुमाओ फिराओ मत, एकदम सीधा सीधा लिखो। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ रहेगी तब वो अच्छा लगेगा। बायोलॉजी वाले बिल्कुल बायोलॉजी से भी बीएससी कर सकते हो। बायोलॉजी में तो फिजिक्स छूट जाता है, इतनी अच्छी बात है। मैं तो यहीं पे बता देता हूं, जो एक मैथ से बीएससी होता है, एक बायो से बीएससी होता है। इसमें आपको क्या पढ़ना रहता है? 3 सब्जेक्ट मेजर, 3 मेजर सब्जेक्ट। मेजर की बात करूं मैं, किसकी बात करूं? मेजर सब्जेक्ट की बात करूं तो पहले मैथ रहेगा, फिजिक्स रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा। और इसमें मेजर सब्जेक्ट की बात करूं, बॉटनी रहेगा, जूलॉजी रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है भैया, ये हो गया। अब देखो, ये मेजर सब्जेक्ट है। इसके अलावा माइनर में आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, माइनर में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनर में 2 सब्जेक्टें पढ़ने रहती है, जो आपको अच्छा लगे ले सकते हो। चले, ठीक है भैया, चलो अब हटाते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किसने दिया था? सर न्यूटन ने दिया था। ठीक है ना, कुछ चीजें बता देते हैं। न्यूटन ने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। किसने किया था? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम किसने देखा था? न्यूटन ने देखा था। इसको हम लिख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम किसके द्वारा देखा गया? सर न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। हाँ बिल्कुल, तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं। हाँ, हम भी बीएससी में क्लास लेंगे। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम किसने देखा? सर न्यूटन ने देखा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम मतलब, अच्छा बिल्कुल बेटा, हम लोग पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इधर की चीजें देख लीजिए आप लोग। बिल्कुल, प्रियंका कुमारी जी बिल्कुल सही बता रही हैं कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम किसने देखा? सर न्यूटन ने देखा था। किसने देखा था? सर न्यूटन ने देखा था। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। सर स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं? अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं। तो कहते हैं तरंग दैर्ध्यों के क्रम के आधार पर, तरंग दैर्ध्यों, तरंग दैर्ध्य को हम सर लैम्डा से दिखाते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो तरंग दैर्ध्यों के क्रम के आधार पर, तरंग दैर्ध्यों के क्रम के आधार पर, क्या बोलेंगे भैया? तरंग दैर्ध्यों के क्रम के आधार पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यवस्थित क्रम, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यवस्थित क्रम, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यवस्थित क्रम वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है।
वैद्युत चुंबकी स्पेक्ट्रम कहलाता है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। बेटा अभी नीट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बेटा अभी नीट की व्यवस्था नहीं हो पाई, आशीष भाई नीट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ठीक है, ठीक है भाई। तो कहते हैं तरंग दायरों के क्रम के आधार पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यवस्थित क्रम वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है भैया, चलो आगे देखो। तो देखो, एक दृश्य किरण होती है, एक होता है अवरक्त किरण होता है ना, एक होता है दृश्य को हम लोग विजिबल कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना। पहले चीज दृश्य किरण किसे कहते हैं? तो न्यूटन ने जब खोजा था तो उसने देखा कि लाल से लेकर बैगनी तक, जो न्यूटन ने देखा था, तो लाल से पहले जानो दृश्य किरण में क्या होते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम। एक होता है दृश्य स्पेक्ट्रम, क्या होता है मेरे भाई? दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम में क्या होता है? लाल से बैगनी, लाल से बैगनी वाले को क्या बोलते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लाल से बैगनी वाले को क्या बोलते हैं बेटा? दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं। किसकी बात कर ले सर? तरंग दैर्घ्य की बात कर ले। किसकी बात कर ले? तरंग दैर्घ्य को सर लैम्डा से दिखाते हैं। तरंग दैर्घ्य की बात कर ले हम लोग, तो 7.8 गुणे 10 घाते -8, 7.8 गुणे 10 घाते -8 या मीटर। ये क्या होता है? मीटर। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य। और बैगनी रंग का कितना हो जाएगा सर? 4 गुणे 10 घाते -7, सॉरी -7 होता है यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ। 10 घाते -7 मीटर, और इसका होता है 4 गुणे 10 घाते -7 मीटर। या इसके बीच में लाल रंग का कितना? लाल रंग का कितना? 7.8 गुणे 10 घाते -7, और बैगनी रंग का 4 गुणे 10 घाते -7 होता है। ये इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य लाल से बैगनी का। और लाल से बैगनी रंग वाले स्पेक्ट्रम को, जैसे स्पेक्ट्रम में लाल से बैगनी मतलब विभगोर होता है ना, विभगोर होता है। लाल से बैगनी वाले को क्या बोलते हैं? विभगोर बोलते हैं। बैनी आंख पिनाला, विभगोर है ना, क्या बोलते हैं? विभगोर बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब समझो, ध्यान दो। जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, यह लाल रंग है, लाल से बैगनी। लाल से क्या है भैया? बैगनी है। लाल से बैगनी तक को हम क्या बोलते हैं सर? दृश्य स्पेक्ट्रम। लाल से बैगनी को क्या बोलेंगे? दृश्य स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ध्यान देना। अब लाल से ऊपर, लाल से ऊपर और बैगनी से नीचे भी तो होगा। लाल से ऊपर और बैगनी से नीचे, स्पेक्ट्रम जो होगा वो लाल के ऊपर भी होगा, स्पेक्ट्रम जो होगा बैगनी के नीचे भी होगा। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? नीचे वाले को क्या बोलेंगे? तो ऊपर वाले को बोलते हैं सर अवरक्त स्पेक्ट्रम। ऊपर वाले क्या बोलते हैं सर? अवरक्त स्पेक्ट्रम। ऊपर वाले को बेटा हम लोग बोलते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? अवरक्त स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और नीचे वाले को पराबैंगनी स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नीचे वाले क्या बोलते हैं? पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। ठीक है, ध्यान दो।
जैसे स्पेक्ट्रम की मैं बात कर लूं, जैसे ऊपर लाल है नीचे बैगनी, ऊपर लाल नीचे बैगनी, नीचे इस बैगनी के नीचे पराबैगनी, लाल के ऊपर औरत। क्लियर है? बिल्कुल सही। रेड का 8 गुणे 10 घाते -7 मीटर, बिल्कुल सही। और बैगनी का 4 गुणे 10 घाते -7, बिल्कुल सही। यह चीजें यहां तक समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब देखो, जब यह पराबैंगनी किरण आ गया, अवरक्त किरण आया, तो इसी सब में अल्फा, बीटा, गामा, ये सब किरणें भी आई, एक्सरे किरणें आई, ये सब किरणें आई। तो अब इन सब किरणों के बारे में भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले जान गए, लाल से बैगनी रंग वाले को दृश्य किरण बोलते हैं। लाल रंग के ऊपर भी स्पेक्ट्रम पाया जाएगा, लाल रंग के ऊपर भी स्पेक्ट्रम पाया, क्योंकि इनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो इनको अवरक्त बोलेंगे। बैगनी से कम वाले भी स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं, जिसे हम पराबैंगनी बोलते हैं। बड़ा बढ़िया लग रहा है? अरे यस सर। चलो आगे चलते हैं। तब सीवीटी की तैयारी है? अरे सीवीटी की तैयारी हो रही है, बैच ज्वाइन करो। ठीक है भाई, चले आगे, ध्यान दो। तो अब इन्हीं किरणों के बाद किन अल्फा, बीटा, गामा किरणों की खोज हुई। तो गामा किरणें किसे बोलते हैं, जरा समझते हैं। गामा किरणें, गामा किरणें क्या होती हैं? क्योंकि इन्हीं किरणों की खोज के बाद ये सब किरण आए, तो गामा किरण किसे कहते हैं? ठीक है भाई, गामा किरण की बात करते हैं। बहुत छोटे में लिखवाएंगे, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इनका तरंग दैर्घ्य, देख लो, इनका तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य 1.0 गुणे 10 घाते -14 मीटर। क्या बोल देंगे? इनका तरंग दैर्घ्य 1 गुणे 0 गुणे 10 घाते -14 मीटर से 1 गुणे 10 घाते -10 से 1 गुणे 10 घाते -10 मीटर, है ना, इनके बीच में होता है। तथा तथा आवृत्ति, तथा आवृत्ति 3 गुणे 10 घाते 8 से 5 गुणे 10 घाते 25, 3 गुणे 10 घाते 8 से 5 गुणे 10 घाते 25 हर्ज, 5 गुणे 10 घाते 25 हर्ज होती है। यहां तक होती है। इनकी आवृत्ति कितना हो जाएगी? यहां तक। इनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। इनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है भैया, ठीक है भाई, एग्जाम हो जाएगा तब ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, बहुत जम के तैयारी कराई जाएगी। कोशिश रहेगा कि आप उसी से इतना बेहतर तैयारी कर लो कि नियर अबाउट जेई मेंस तक पहुंच जाओ। हमारी कोशिश यही रहेगी, अपने सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो गामा किरण क्या होता है? गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य 1 गुणे 10 घाते -14 से 1 गुणे 10 घाते -10 मीटर के रेंज का होता है। 1 गुणे 10 घाते -10 के रेंज का होता है। आवृत्ति 3 गुणे 10 घाते 8 से 5 गुणे 10 घाते 25 हर्ज होती है। इनका उपयोग कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने में, नष्ट करने में। ठीक है मेरे भाई। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक्स किरणें।
इसी को ऐसे बोलते हैं, एक्स किरणें ऐसे बोलते हैं, एक्स बना के भी बोल सकते हैं। एक्स किरणें, ठीक है। एक्स किरणें क्या होती हैं, लिखो। इनका तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻11 से, इनका तरंग दैर्घ्य 1.0 गुणे 10⁻⁻11 से 3 गुणे 10⁻⁸ मीटर तथा आवृत्ति आवृत्ति 3 गुणे 10⁻19 से कितना, 3 गुणे 10⁻19 से 1 गुणे 10⁻16 हर्ज होती है। 1 गुणे 10⁻16 हर्ज, 10⁻16 हर्ज होती है, 16 हर्ज होती है। इनका उपयोग रोगों के निदान में किया जाता है। रोगों के निदान में किया, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, रोगों के निदान में किया जाता है। जैसे हाथ वाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ भी टूट गया, तो एक्सरे करने में ना, उनका पता लगाने में कहाँ से कैसे हुआ है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे 2050 का चल रहा है आशुतोष कनौजिया जी, यहाँ पे 2050 का चल रहा है, यूपी बोर्ड 2050 का। देखो भाई, यहाँ पे आशुतोष कनौजिया हैं, करें सर 2030 का यूपी बोर्ड का यहाँ चल रहा है। नहीं बेटा, यहाँ पे 2050 का चल रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। गजब बेइज्जती है यार, 2024 का पूछते तो अच्छा भी लगता, 2030 का पूछ रहा है। बताओ, इसको कोई समझाए भैया। 16 फरवरी से परीक्षा है और ये पूछ रहा है कि यह 2050 30 का पूछ रहा है। बेटा सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, आप किसी पहले ग्रेजुएट हो जाओ, अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन लेना, इधर उधर से नहीं। अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन लोगे, और अच्छे जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन लोगे तो उसका पढ़ा हुआ कोर्स आपको काम में आएगा। इधर उधर से बीए वीए कर लोगे कोनो मतलब, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे, वहां पे एक माहौल मिलेगा, और माहौल मिलने के बाद निकल जाओ बेटा दिल्ली, ठीक है ना। इधर इलाहाबाद मत जाना, दिल्ली निकल जाना। चलो भैया अगली बात करते हैं, पराबैंगनी किरणें। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग, पराबैंगनी किरणें। अभी मैंने बताया पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं। परा, ठीक है ना। तो बात करते हैं सर पराबैंगनी किरणों की। पराबैंगनी किरणें किसे कहते हैं, तो जिन जो किसके नीचे होती हैं, बैगनी कलर के जो नीचे हो, जो कहाँ हो भैया, बैगनी कलर के नीचे, बैगनी कलर के जो नीचे हो, तो लिख देंगे इन इनका तरंग दैर्घ्य, इनका तरंग दैर्घ्य क्या लिख देंगे भैया, देखो क्या लिखेंगे पहले, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें कहाँ होती हैं, बैगनी कलर के नीचे, बैगनी रंग के नीचे वाली होती हैं। तो लिख लो इनका तरंग दैर्घ्य 1 × 10⁻⁸ से 1 × 10⁻⁷, 4 गुणे 1 × 10⁻⁸ से 4 × 10⁻⁷ मीटर, है ना। 1 × 10⁻⁷ से 4 × 10⁻⁷ मीटर
तथा आवृत्ति तथा आवृत्ति 3 × 10⁻16 से 8 × 10⁻14, 3 × 10⁻16 से 8 × 10⁻14 हर्ज हर्ज होती है। इनका उपयोग अणुओं की संरचना इनका उपयोग अणुओं की संरचना अरे सॉरी इनका उपयोग नकली दस्तावेजों का पता लगाने में किया जाता है। सॉरी इनका उपयोग नकली दस्तावेजों का पता लगाने में किया जाता है। इनका उपयोग नकली दस्तावेजों का पता लगाने में किया जाता है। चौथा हो जाएगा, चौथा लिख लेंगे भैया दृश्य किरणें। तो दृश्य किरणों के बारे में मैंने बता ही दिया, अवरक्त किरणें, रेडियो किरणें। अब इन सब के बारे में जाने दो, क्योंकि दृश्य किरणें बता ही दिया मैंने, दृश्य किरणें मैंने बता ही दिया। उसके बाद अवरक्त किरणें बता ही दिया, अवरक्त किरण भी मैंने बता ही दिया, पराबैंगनी किरण ही बता ही दिया। ठीक है ना। अब बात करते हैं, ठीक है भैया, अब आगे बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व कितना होता है। अगली जो पॉइंट की बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व। बात करते हैं कि सर वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व कितना होता है। तो औसत घनत्व सर यू से दिखाते, यूई से, यूई से औसत घनत्व को किससे दिखाते, यूई से क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगली पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा औसत ऊर्जा घनत्व लिखना, औसत ऊर्जा घनत्व। अगला चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। तो यू बी लिख देते हैं, कितना लिख दें, यू बी लिख दें, कितना लिख दें भैया, यू बी लिख देंगे। वन बाई टू कितना हो जाएगा, 1/2 बी स्क्वायर अपन 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपन म्यू नॉट। अच्छा 2050 अपने बच्चों के लिए, अच्छा ठीक है। ठीक है भाई, बात समझ में आया। तो वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, ये दोनों हो गया। ठीक है, अगली पॉइंट है, अगर बात कर ले वैद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व कितना होगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व,
किसकी बात कर लें? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा घनत्व की बात कर लें। किसकी बात कर लें? वैद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो कुल जोड़ दो 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपान म्यू नॉट, 1/2 बी नॉट अपान म्यू नॉट प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यह कुल हो जाएगा। यह कुल हो जाएगा। यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों का हो जाएगा। मतलब वैद्युत चुंबकीय, यह क्या हो जाएगा? किसके लिए लिखेंगे? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। वैद्युत क्षेत्र का अलग से लिख लोगे और चुंबकीय क्षेत्र का अलग से, दोनों का योग कर दोगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए हो जाएगा। दोनों का ऐड कर दो। ठीक है भैया, चलो अगली हेडिंग है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग। अगली हेडिंग है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग। ठीक है भाई, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग कितना होता है इसकी बात करेंगे। संवेग मतलब मोमेंटम। संवेग मतलब मोमेंटम, संवेग की बात करेंगे भाई कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग कितना होता है। ठीक है भैया, तो देखो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है यू अपान सी। संवेग कितना होता है? यू अपान सी। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग कितना होता है? यू अपान सी। ठीक है भैया, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग कितना होता है? यू अपान सी होता है। ठीक है ना, यू अपान सी। यू क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा घनत्व, है ना वैद्युत। यह क्या हो जाएगा? ऊर्जा घनत्व। और ये क्या हो जाएगा? चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति। ठीक है भैया, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म हो गया भैया। दीपांशु सबको मैं बोल रहा हूं सर क्लास खत्म नहीं हुई है लेकिन चैप्टर खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक नंबर वाला, एक नंबर वाला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों के नाम बताइए। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में सबसे कम तथा अधिक, सबसे कम तथा अधिक, क्या बोल देंगे? सबसे कम तथा अधिक
तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों के नाम बताइए। तरंग दैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। दिस इज द क्वेश्चन, है ना। आंसर में लिखेंगे सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली तरंग, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली तरंग क्या हो जाएगा, रेडियो तरंग। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली तरंग रेडियो तरंग। और बोल देंगे सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंग गामा तरंगे। गामा तरंगे। कितना होता है इसको भी लिख दें, 1 × 10⁻⁻1 से 1 × 10⁻4 मीटर। यह हो जाएगा। गामा का तो मैंने लिखवाया ही है। अंकित गलत है तुम्हारा यार भैया, उल्टा कर दिए। ध्यान दो, ये माइनस में है और इधर प्लस में आ गया, है ना। रेडियो तरंगों का प्लस में होता है, ज्यादा रेडियो तरंग का, ज्यादा रेडियो तरंग कम गामा तरंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन बढ़िया था, मजेदार क्वेश्चन है। पंकज सर कहाँ हैं, वो अब आते नहीं हैं। अच्छा पंकज सर कहाँ अब आते नहीं हैं, आएंगे भैया आएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य। 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य। 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आते हैं। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आते हैं। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आते हैं, बताओ भैया। 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आते हैं, बताओ। आंसर बताओ भैया, किस क्षेत्र में आते हैं। ऐसा हो जाएगा अवरक्त क्षेत्र में। इसको मीटर में चेंज कर लो, इसको मीटर में चेंज कर लो। कैसे करोगे सर, 10,000 लिखा है, गुणे 10⁻−10 कर लो, मीटर में बदल जाएगा। देख लो कितना हो जाएगा, 10⁻−6 हो जाएगा। 10⁻−6 कहाँ है,
10⁻6 कहाँ होता है? अवरक्त तरंगे, है ना। अवरक्त तरंगों का तरंग दैर्घ्य देख लो। अवरक्त तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है 7×10⁻7 से 5×10⁻³ मीटर। यह अवरक्त तरंगों का तरंग दैर्घ्य है। तो इसको चेंज कर लो, इतना मीटर आ रहा है, इतना मीटर आ रहा है, तो कहाँ हो जाएगा? अवरक्त तरंगों में। मैंने लिख दिया अवरक्त क्षेत्र में इनका तरंग दैर्घ्य लिख लो। यह अवरक्त तरंगों का तरंग दैर्घ्य हो गया। क्लास 8:40 से चल रही है, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको ना? बोलो भैया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगला है वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? या क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं लिखिए। 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 इनके संचरण आरेख खींचकर इनके संचरण आरेख खींचकर इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए। खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए। क्या यह मैंने पढ़ाया? क्या यह मैंने पढ़ाया आपको? बोलो भैया। नहीं याद है तो मैं दिखाऊं आपको? पहले क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आपको दिखाता हूं। यह देखो, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? देखो, वे तरंगे जिनमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं, इनके लंबवत इन तरंगों का संचरण होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए निर्वात में भी हो सकता है। इनकी चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह तो मैंने पढ़ाया, यह पढ़ाया। वैद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। अब बता रहा है कि भैया इसका आरेख बनाइए। बिल्कुल मैंने आरेख बना दिया, यह मैंने बना दिया, आरेख बना दिया। इसके अवयव को दिखाइए। अवयव को भी मैंने दिखा दिया कि ऊपर वैद्युत क्षेत्र, इन्हीं वाला चुंबकीय क्षेत्र है। दिखा दिया सर, दिखाया सर, हाँ बिल्कुल दिखाया। दो गुण लिखना है। देखो, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण मैंने 8 गुण लिखवा रखा, कोई भी दो बता दो। बोलो भैया, कोई समस्या है? अभी मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, पढ़ लेना। ठीक है भाई, चल और गुण भी देख लो। यह भी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है। 6 गुण हो गए, 2 पूछा है आपसे, लो 2 ठे और ले लो, 8 हो गया। यह क्वेश्चन हो जाएगा।
मतलब मेरे कहने का उद्देश्य है कि यह क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, ठीक है। अब इसी में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है 2022 में, कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण लिखिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी में अगला है, कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण लिखिए। तरंगों के 4 गुण लिखिए। क्या नहीं लिख पाओगे? बताओ भैया, क्या 4 गुण नहीं लिख पाओगे? क्या 4 गुण आप नहीं लिख पाओगे? बोलो। ठीक है भाई, तो ठीक है, मैं इसी के साथ क्लास को ओवर कर रहा हूं। कर लोगे ना? यही सब देखो क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। क्लास को ओवर कर रहे हैं। आप लोग के लिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। रिवीजन करते रहो, हम लोग भी रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक है भैया, सबका दिन शुभ हो। सभी को हमारी तरफ से आप लोग के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहो, तब तक रोज मिलते रहेंगे इसी तरह। ठीक है भाई, चलो चलते हैं, बाय। हाँ, कोई समस्या है तो आप कमेंट करो, हम देख लेंगे। इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है बेटा, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है ना, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। राइटिंग नहीं सही है, आप सीधे सीधे लिखने की कोशिश करो, एकदम सीधे सीधे लिखो, सही हो जाएगा राइटिंग। केमिस्ट्री में प्रोटीन टॉपिक रह गया। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। मैंने बोला था मैम जी को, सर पंकज सर से मैंने बोला था कि मैडम जी से कह दीजिएगा पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। मैं आज ही बात करता हूँ फिर से। चैप्टर 5 का पीडीएफ, हाँ मैंने नोट कर रखा है। चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 2 का पीडीएफ मैंने नोट कर रखा है, मैं आज ही करवा रहा हूँ। बेटा आप लोग कोशिश करो कि आपकी परसेंटेज किसी का भी 80 से कम ना रहे। जितना बढ़िया परसेंटेज रहेगा उतना बेनिफिट मिलेगा आगे चल के। ठीक है, ओके। क्लास को ओवर कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग सभी लोग रिवीजन करो, आपका समय बहुत कीमती है। आप सभी लोग रिवीजन करो, आपका समय बहुत कीमती है। इसलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, मैंने क्लास को ओवर कर दिया है ना, अब रिवीजन में लेकर आएंगे। ठीक है ना बेटा, आप लोग तैयारी करो। ठीक है, रिवीजन करो, यहाँ से लीव करो क्लास को। ओके बाय। चलो ठीक है, मैं न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ, कल करा देता हूँ इसका न्यूमेरिकल, या देखता हूँ आज ही करा दूंगा, हो सकता है। हाँ, गेस्ट पेपर होगा।